दोस्तों, एक बार एक आदमी ने वॉरेन बफेट को एक चिट्ठी लिखी जिस पर उसने ये लिखा कि वो उनके काम से बहुत ज्यादा प्रभावित है और वो उनके साथ में काम करना चाहता है, जिसके लिए वो उनसे कोई सैलरी भी नहीं लेगा और वो किसी भी तरीके का काम करने के लिए रेडी है, चाहे कि उनकी फाइल्स को इधर उधर करने का क्यों ना हो या फिर उनकी संभाल कर देख रेख करनी क्यों ना हो, और वो उनका हर छोटा बड़ा काम करने के लिए रेडी है। और वो सिर्फ इतना चाहता है कि वॉरेन बफेट उसे काम पर रख ले, और फिर वॉरेन बफेट उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं ये कहकर कि मैं अकेले ही काम करना पसंद करता हूँ। लेकिन फिर वो इंसान यहीं पर नहीं रुका, उसने वॉरेन बफेट को पूरी तरीके से कॉपी कर लिया। उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और उनके जीने के तरीके को सब कुछ हूबहू कॉपी कर लिया। उनकी लिखी सारी बायोग्राफीज पढ़ डाली, उनके लिखे सभी लेटर्स शेयर होल्डर्स को रीड कर लिया, और फाइनली एक दिन वो भी आ गया कि इस इंसान ने 4 करोड़ रुपए देकर वॉरेन बफेट के साथ लंच किया। और फिर वॉरेन बफेट ने भी जब इस इंसान के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करी तो फिर वो भी इनकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो गए। इनफैक्ट कि वॉरेन बफेट ने ये तक कह दिया कि जो वैल्यू आप इस दुनिया में प्रोवाइड कर रहे हो शायद वो मैं भी कभी न कर पाऊँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जाने माने इन्वेस्टर और ऑथर मोनिश पोब्रोय की। मोनिश पोब्रोय वो इन्वेस्टर है जिन्होंने की अमेरिका में रहते हुए 25% के कंपाउंडिंग एनुअल रिटर्न्स लिए, और वो भी लगातार 20 साल के लिए। और यहाँ पर 25% के रिटर्न्स का मतलब है कि ये हुआ कि अगर आपने 10 लाख रुपये 20 से 30 सालों के लिए लगा दिए तो आप दुनिया के टॉप 1 रिचेस्ट परसेंट लोगों में शामिल हो जाओगे। और दोस्तों, ऐसे रिटर्न्स किसी इमर्जिंग कंट्री में भी निकालना काफी ज्यादा मुश्किल बात है, लेकिन अमेरिका जैसे एक डेवलप्ड देश से इस तरीके के रिटर्न्स निकालना बहुत ही ज्यादा रिवॉर्डिंग बात है, और जो कि मोनिश पोब्रोय ने कर दिखाया है। और ये सारी चीजें मोनिश ने की है सिर्फ और सिर्फ वॉरेन बफेट को कॉपी कर। और मोनिश पोब्रोय की नेटवर्थ 1400 करोड़ रुपए की है, जो कि ज्यादातर उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट से ही कमाई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले मोनिश पोब्रोय की इन्वेस्टमेंट स्टाइल को एनालाइज करने वाले हैं, और फिर हम ये भी देखने वाले हैं कि क्या हम किसी और दूसरे सक्सेसफुल इन्वेस्टर को कॉपी कर अमीर बन सकते हैं, और फिर हम इनकी स्ट्रेटेजी को इंडिया में इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं ये भी देखने वाले हैं। यानी कि कैसे हम हमारे इंडियन सक्सेसफुल इन्वेस्टर जैसे कि राधा कृष्ण दमानी, विजय केडिया जैसे दिग्गज इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को सही से कॉपी कर करोड़पति बन सकते हैं। बिकॉज की मोनिश पोब्रोय है तो एक इंडियन ही, पर वो रहते अमेरिका में है और वो वहीं के इन्वेस्टर्स को फॉलो करते हैं, जो कि हम भी कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सीख रहे हैं, इसीलिए हम इंडिया के इन्वेस्टर्स को ही कॉपी करेंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए इसे आप किसी भी हालत में मिस न करें, और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दे। और अगर आपको अगले 10 से 12 मिनट में वीडियो से कोई वैल्यू ना मिले तो आप इस वीडियो को डिसलाइक करके चले जाए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करें। वैसे तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हमें दूसरे बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका रिस्क मैनेजमेंट हमसे बहुत ही ज्यादा अलग होता है, और अगर उनका खरीदा कोई शेयर डूब जाए तो उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज की उनकी टोटल नेटवर्थ का एक छोटा सा हिस्सा ही उसमें से चला जाता है। जबकि हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए हमारा छोटा सा शेयर भी डूबने से हमारी पूरी कैपिटल वाइप आउट हो सकती है, बिकॉज की हमारे पास शुरू में कैपिटल ही बहुत कम होती है। और दोस्तों, अगर रियलिटी में देखा जाए तो होता भी कुछ ऐसा ही है। जब भी कोई नॉर्मल इन्वेस्टर उससे बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को कॉपी करने की कोशिश करता है, या फिर वो न्यूज सुनकर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, या तो उस बड़े इन्वेस्टर ने कोई एबीसी नाम के शेयर में इन्वेस्ट किया है, और जबकि कोई रिटेल इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करता है तो उसे लॉस ही होता है। और ऐसा होने के सबसे मेजर कारण है कि एक रिटेल इन्वेस्टर शेयर के पास्ट रिटर्न्स को देखकर उसमें इन्वेस्ट करता है, या फिर जब वो शेयर ऊपर जा रहा होता है तब वो उसमें इन्वेस्ट करता है, बिना ये देखे कि कंपनी का एक्चुअल बिजनेस क्या है। और जब भी कोई सुपर इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो तुरंत ही एक हेडलाइन बन जाती है, और जिस कारण की अचानक से उसमें तेजी आ जाती है, और कई सारे छोटे रिटेल इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, अचानक से ये जो रैली शेयर्स में आती है तो ये नॉर्मली कुछ ही टाइम की होती है, और जैसे ही माहौल ठंडा होता है तो ये नीचे आ जाते हैं, जिसमें एक छोटा इन्वेस्टर फंस जाता है, और उससे लॉस के कारण वो अपनी पोजीशन को लॉस में ही स्क्वायर ऑफ कर देता है। और यहीं पर मोनिश पोब्रोय बाकियों से अलग है, वो अपने लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले, और उसमें से ही नंबर 1 स्ट्रेटेजी है स्टेइंग इन सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। मोनिश सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिनको कि वो अच्छे से समझते हैं, और जो भी बिजनेस उनकी समझ में नहीं आता उसे वो फर्स्ट क्लास से ही रिजेक्ट कर देते हैं। और उन्हें जब भी पता चलता है कि किसी बड़े इन्वेस्टर ने कोई पर्टिकुलर शेयर को खरीदा है तो वो उसे एनालाइज करने से पहले खुद से ये सवाल करते हैं कि क्या मैं इस कंपनी के बिजनेस को सच में समझता हूँ। और अगर उनको जरा सा भी ये लगता है कि बिजनेस उनको समझ में नहीं आ रहा है तो वो आगे उस शेयर के बारे में कुछ भी एनालाइज नहीं करते, वो सीधा उस शेयर को रिजेक्ट कर देते हैं। और मोनिश से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात सीखने लायक ये है कि वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को एक साथ कंपेयर करके देखते हैं, और उनमें से कई सारे शेयर्स को एनालाइज करते हैं, और इन्वेस्टमेंट सिर्फ कोई गिने चुने स्टॉक्स में ही करते हैं। और वो ऐसा नहीं करते हैं कि 40-50 शेयर का कोई पोर्टफोलियो बना दिया। और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो
तो उनके करंट पोर्टफोलियो में सिर्फ 3 इंडियन स्टॉक्स है और ऐसे ही कुछ 2-4 और शेयर्स उनके पोर्टफोलियो में है अमेरिका और चाइना जैसी कंट्रीज के। और दोस्तों मोनिश की सेकंड स्ट्रेटेजी है वो किसी भी स्टॉक के रिटर्न पोटेंशियल को देखते हैं। अगर उन्हें किसी शेयर से मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलने की उम्मीद होती है वो तभी उसमें इन्वेस्ट करते हैं, अदरवाइज वो तुरंत ही उसे अपने एनालिसिस से रिजेक्ट कर देते हैं। अगर किसी शेयर के सिर्फ डबल होने के ही असर होते हैं तो वो तब भी उसे रिजेक्ट कर देते हैं और उन्हें सिर्फ ये चाहिए होता है कि उन्हें कोई शेयर सिर्फ 5 से 10 गुना के रिटर्न दे सके, वो भी अगले 3 से 5 साल में, तभी वो किसी शेयर में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, अदरवाइज वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और ऐसा कैसे करना है ये हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं जब हम इंडियन सुपर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को देखेंगे। देन दोस्तों नंबर 3 पर मोनिश पोब्रोय शेयर्स के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं। जबकि शेयर पहली 2 रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देते हैं तभी वो उसमें एनालिसिस करते हैं, जिसमें वो सबसे पहले ये देखते हैं कि किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करने को कितनी ज्यादा इजी है, यानी कि वो सिंपल भाषा में लिखी है या फिर नहीं। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर हमें दिखा रही है या फिर कुछ अलग तरीके से चीजों को प्रेजेंट कर रही है तो वो कंपनी उनके लिए एक डाउटफुल कंपनी है, ऐसा मोनिश मानते हैं। और ज्यादातर कंपनीज के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं और उसमें सभी टर्म्स बहुत ही ज्यादा क्लियरली यूज करे गई होती है। और मोनिश को जब किसी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट समझ में नहीं आती या फिर वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो वो अपना एनालिसिस उस कंपनी में वहीं पर रोक देते हैं, बिकॉज की उनका खुद का एजुकेशनल बैकग्राउंड फाइनेंस में नहीं है और वो इस बात में बिलीव करते हैं कि अगर कोई कंपनी एक आम इंसान को समझ में ना आए तो फिर उसमें कोई फर्क नहीं है इन्वेस्टमेंट करके। अब दोस्तों चौथी और फाइनल स्ट्रेटेजी जो कि मोनिश यूज करते हैं कि वो किसी भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की थ्योरी में बिलीव नहीं करते हैं। जैसे कि आप हमेशा ये सुनते होंगे कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है या फिर आपको इस तरीके से पोर्टफोलियो बनाना चाहिए और आपको हमेशा 20 से 30 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखने ही चाहिए अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए। लेकिन मोनिश को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि वो अपने लिए कितने स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना रहे हैं और सिर्फ अपने पोर्टफोलियो को बड़ा करने के लिए वो अपने लिए अलग अलग स्टॉक्स नहीं उठाते और वो बस उन्हीं स्टॉक्स को खरीदते हैं जिसमें कि उनको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखे, फिर चाहे वो अपॉर्चुनिटी उन्हें अमेरिका में दिखे या फिर उसके बाहर। इसीलिए आप उनके पोर्टफोलियो में देखोगे कि अमेरिका की सिर्फ 2 स्टॉक्स है और इंडिया से भी 3 ही स्टॉक्स है। और दोस्तों उनकी कन्विक्शन इसलिए इतनी स्ट्रांग है क्योंकि वो एक जुनूनी इंसान है और उन्होंने सभी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को डीपली स्टडी किया है और उसमें से जो भी लोगों ने गलत इन्वेस्टमेंट करी है तो उनके वो गलत होने का रीजन भी निकालते रहते हैं, जिस कारण अभी उनके पास इतना ज्यादा डेटा है कि जिसकी वजह से वो कोई भी खराब और अच्छी इन्वेस्टमेंट में पता लगा सकते हैं। और मोनिश वाकई में ही एक सुपर इन्वेस्टर है और वो हमारे लिए भी एक बड़ी इंस्पिरेशन है। और मोनिश ने ये साबित कर दिया कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, बस जरूरत है तो हमारी मेहनत करने की। तो दोस्तों अब हम जल्दी से मोनिश के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को इंडियन स्टॉक मार्केट में कैसे यूज कर सकते हैं इसे देख लेते हैं और फिर हम ये कंक्लूड करेंगे कि क्या हम मोनिश की तरह बड़े इन्वेस्टर्स को कॉपी कर अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों इंडियन सुपर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को एनालाइज करने के लिए हम टिकर.फिनोलॉजी वेबसाइट को यूज कर रहे हैं। आप कोई भी वेबसाइट यूज कर सकते हैं और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आप किसी और भी वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। तो आपको इस वेबसाइट में एक सुपर इन्वेस्टर्स का सेक्शन मिल जाता है जिसमें कि इंडिया के कई सारे सुपर इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो है और हम इस वीडियो में विजय केडिया के पोर्टफोलियो को एनालाइज करने वाले हैं। और आप किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ पर विजय केडिया के बारे में ब्रीफ में लिखा है और यहाँ पर उनकी नेटवर्थ भी लिस्ट की गई है। अब यहाँ पर लिस्ट है उन स्टॉक्स की जो कि विजय केडिया होल्ड करते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम सेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड में क्लिक कर देते हैं तो मोनिश की फर्स्ट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमें इस शेयर का बिजनेस आसानी से समझ में आना चाहिए और इस कंपनी के बिजनेस को समझने के लिए हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पर आप खुद ही ये समझ सकते हो कि ये कंपनी क्या करती है। ये कंपनी बाथरूम के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और अभी आपको देखना है कि आप इस बिजनेस को समझ पाते हो या फिर नहीं। और बस आपको सिर्फ इतना ही नहीं करना है कि ये कंपनी बाथरूम का सामान बनाती है, आपको सिर्फ इतना ही नहीं समझना है बल्कि आप ये भी देखो कि कंपनी और कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है और वो प्रोडक्ट खुद ही बनाती है या फिर बाहर से मंगवाती है और कंपनी की बिजनेस एरियाज कौन सी है। और बात यह है कि कंपनी के बिजनेस को डीपली एनालाइज करो और फिर आपके लिए कौन सा बिजनेस आपके सर्कल ऑफ एरिया में फिट बैठता है आप उसी को चूज करो और ये चेक करो कि क्या ये कंपनी हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स दे पाएंगी और अगर हाँ तो कितने समय में देंगी। और ऐसा भी ना हो कि 10 गुना होने में 40 से 50 साल लगा दे और इतना तो आप एफडी से भी कर लोगे। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि इसे आप पता कैसे लगाओगे। तो दोस्तों ये पता करने के लिए कि कंपनी अगले 5 से 10 साल में 10 गुना होंगी या फिर नहीं, इसके 2 तरीके हैं। नंबर 1 हम इसका मार्केट कैप चेक कर लेंगे। अगर ये कंपनी स्मॉल कैप या फिर मिड कैप से बिलोंग करती है, यानी कि अगर कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ रुपए से 10,000 करोड़ रुपए तक है तो ऐसी कंपनीज यूजुअली जल्दी ग्रो कर देती है और हमें बहुत जल्दी मल्टीबैगर रिटर्न्स दे
देती है। तो अगर इस कंपनी की बात करी जाए तो इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,000 करोड़ रुपए के ऊपर है, यानी कि एक मिड कैप कंपनी है। और दूसरा तरीका कोई भी कंपनी को चेक करने का यह है कि आप देखो कि वो कंपनी को एक्सपांड होने का कितना एरिया बचा हुआ है। बिकॉज की कंपनी अगर कोई ऐसे बिजनेस में काम कर रही होंगी जिसमें एक्सपांड होने की जगह ही कम है तो कंपनी कितना भी चाहे वो ग्रो नहीं हो सकती। देन दोस्तों मोनिश की थर्ड स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कंपनीज की फाइनेंशियल रिपोर्ट इजी होनी चाहिए रीड करने के लिए, जो चेक करने के लिए हमें कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स को ओपन करना होगा। और यहाँ पर आप ये चेक करो कि कंपनी अपनी चीजों को पेश करने के लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड सा तरीका तो यूज नहीं कर रही, जैसे कि ज्यादा इधर उधर की चीजें तो यूज नहीं कर रही। और अगर ऐसा है तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट ना करें, जिसका मतलब हो सकता है कि वो लोगों से कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। और अगर नहीं तो कंपनी सही हो सकती है। दोस्तों इस तरीके से आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को कॉपी कर सकते हो। वैसे अगर किसी कंपनी को ये सुपर इन्वेस्टर्स अगर चूज कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन होता है, क्योंकि ये कई सालों से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं और उनको कम से कम 20 से 30 साल का एक्सपीरियंस भी है। लेकिन फिर भी अगर आंखें बंद करके उनके पोर्टफोलियो को कॉपी करना घातक साबित हो सकता है, इसीलिए मोनिश की इन स्ट्रेटेजी का यूज करना जरूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।